स्वागत है आपका टेक कैन यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के रिगार्डिंग सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ का जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसके बारे में। एक बार एग्ज़ाम के नेचर के बारे में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो कोर हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो आप सब लोग बस क्वेश्चंस बना के रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो हम आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हम सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज और पेपर 2 इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सीटेट एग्जाम और सीटेट एग्जाम के साथ साथ बाकी जो भी स्टेट एग्जाम है टेट के, उनमें भी ये क्या होगा, इक्वल ही ये बेनिफिशियल होगा, ये जो पर्टिकुलर टर्म मैं बता रहा हूँ। अगर हम एग्जाम की बात करें टेट एग्जाम की, सीटेट एग्जाम का जो पेपर 2 है और ये जो पेपर 2 है सेक्शन अगर मैं बताऊंगा तो आर्ट से रिलेटेड जो कला वर्ग से संबंधित जो विद्यार्थी हैं जो पेपर 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीटेट के रिगार्डिंग, उनका एक ब्रॉड सेक्शन जो है वो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस से रिलेट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सेक्शन ए जो है उसमें मान लो हिंदी पूछी जाएगी, एक लैंग्वेज जो भी, ठीक है, इसके आसपास भी कोई लैंग्वेज, मान लो संस्कृत है, किसी का उर्दू है, वो अलग टर्म होगा। इसके साथ एक दूसरा सेक्शन है इसी का जिसको हम बोल रहे हैं क्या, इंग्लिश। और इंग्लिश सेक्शन के बाद जो तीसरा सेक्शन है सी, वो है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और जो चौथा सेक्शन है डी, इसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं जो कला वर्ग से संबंधित विद्यार्थी हैं उनके। तो सेक्शन 4 जो है उनका वो है ये सोशल स्टडीज, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, सोशल साइंस। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 150। अब 150 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन जो होगा वो अदर लैंग्वेज भी यहाँ पर लिख देता हूँ। 30 क्वेश्चंस किससे आएंगे, लैंग्वेज 1 जो, 30 क्वेश्चंस ही आएंगे किससे, लैंग्वेज 2 जो है। बराबर में इसको 30 क्वेश्चन से ही रिलेट करेगा कौन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब आपके मोटे मोटे कितने क्वेश्चन बचते हैं 150 में से, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना है 150, 30 30 और 30 90, बचे हैं कितने 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चंस का वेटेज है एसएसटी का पेपर 2 में। तो ऑब्वियस है कि 2 सेक्शंस के बराबर एक सेक्शन है एसएसटी। ओके, और इसको भी अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो जनरलाइज में इस वे में कर सकता हूं कि क्या 40 क्वेश्चंस जो हैं वो सोशल स्टडीज के जो डिफरेंट सेक्शन है उससे आएंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो एसएसटी की पेडागोजी से। ठीक, ये इसका टर्म हो गया, ये
पहला एस्पेक्ट है ये आपके एग्जाम का, ठीक है। अब बढ़ेंगे दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। दूसरा एस्पेक्ट जो है एसएसटी के अंतर्गत 3 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, या फिर मैं अगर पेडागोजी को ऐड करूं तो 4 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन जो है आपका वो क्या है, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं यहाँ पे हिस्ट्री इतिहास। दूसरा सेक्शन है आपका ज्योग्राफी। और तीसरा सेक्शन है पॉलिटी, या फिर इसको आप सिविक्स आप बोल सकते हो, नागरिक शास्त्र, उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी तो एक ब्रॉड डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। और चौथा सेक्शन जो है वो क्या है, पेडागोजी ऑफ रिलेटिव सेक्शन। जो सेक्शन आप पढ़ रहे हो, आप एसएसटी पढ़ रहे हो, तो उस सेक्शन की पेडागोजी उस सेक्शन में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो ये 4 एस्पेक्ट आपको देखने हैं एसएसटी के अंतर्गत, और इन चारों एस्पेक्ट को ही हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक आपको और सजेशन है मेरी तरफ से, उस सजेशन को भी आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप किसी अन्य एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, मतलब अन्य स्टेट का जो टेट होता है, जैसे मान लो रीट का एग्जाम हो गया, सपोज करो आप यूपी टेट का हो गया, ठीक है, हरियाणा टेट हो गया, तो आप अगर आप केवल सीटेट का आपका फोकस है, तो आप एनसीईआरटी जो 6 to 8 क्लास है वो आपके लिए सफिशिएंट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। आज तक अगर मैं 10 साल के इतिहास को लेकर चलूं, तो इस 10 साल के इतिहास में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन सीबीएसई ने तो नहीं पूछा है सीटेट के एग्जाम। ये हो सकता है कि अब लाइन टू लाइन आप पढ़ोगे, एक होता है लाइन टू लाइन समझना, एक होता है लाइन टू लाइन केवल रीडिंग करना, ठीक है, लाइन टू लाइन को मेमोराइज कर लेना, उससे काम चलने वाला अब है नहीं। क्योंकि एस्पेक्ट को अगर आप समझोगे, जो प्रीव्यू नोटिस आया है सीबीएसई के द्वारा सीटेट के एग्जाम में जो दिया गया है, उसमें साफ साफ एक बात मेंशन है कि एग्जाम जो होगा इस बार जो ऑनलाइन मोड में है, उस एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का जो डायमेंशन है, जो डोमेन है, वो बढ़ेगा, और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसी को समाहित करके हम जो भी चीजें हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। और आज से जो हम सेक्शन शुरू करने वाले हैं वो है सेक्शन आपका पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी की बात करेंगे। ओके, तो पहले टॉपिक से, टॉपिक सीक्वेंस में नहीं, बट जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, 17-18 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उस 17-18 टॉपिक्स को अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाने की स्थिति में हैं, और एक एक विषय वस्तु जो क्लास में पढ़ाई जा रही है अगर आपने उसको आत्मसात किया है, एसिमिलेट अगर आपने किया है, और यकीन मानेंगे कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करने की स्थिति में रहेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रेफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं, रेफरेंस वो है, और उसी के बेसिस पर ही हम कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं उनको भी लेकर चलेंगे, जिससे अदर टेट की जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो भी क्या करें, इस पर्टिकुलर क्लास का, इस पर्टिकुलर सेशन का लाभ उठा पाए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 1 मान लो अगर मैं लिख लिया, तो टॉपिक 1 है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्षता की। और इस टॉपिक की कुछ एस्पेक्ट हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट को सीक्वेंस के वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो सेक्शन रहेगा हमारा वो होगा मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म मतलब बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, पहली बात। बी जो पार्ट है अगर उसको लेके चलें, why it is important to separate religion from state। राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों जरूरी है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, कि राज्य धर्म को लेकर चले या धर्म को अपने आप से अलग रखे, ये एस्पेक्ट क्या है। फिर हम बात करेंगे इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है, तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो उसके फीचर्स क्या हैं, वो किस प्रकार का, ये बात करेंगे। और बी में हम क्या करेंगे, इंडिया के सेकुलरिज्म की कंपैरिजन करेंगे दूसरे कंट्रीज की सेकुलरिज्म। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, या भारत ने जिस धर्मनिरपेक्षता को अडॉप्ट किया है वो अन्य देशों से कितनी सिमिलर है, मतलब अन्य देशों के साथ उसकी विशेषताएं कैसे मेल खाती हैं और कैसे वो अलग विद अदर कंट्रीज। और कंट्रीज को मैंने कुछ डोमेन्स में डिवाइड किया है। एक तो हम बात कर लेंगे वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, पश्चिम के जो देश, और एक हम बात कर लेंगे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं बेसिकली, उनकी राय क्या है सेकुलरिज्म के बारे में, उस पर हम बात करेंगे। वेस्ट की कंट्रीज की बात करें तो यूएसए आ जाएगा, उसमें यूके आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, क्योंकि फ्रांस के सेकुलरिज्म की भी अभी काफी बातचीत चलती है कि फ्रांस का सेकुलरिज्म जो है वो नेगेटिव सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है और वहां पर एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ एक्टिविटीज करने के लिए परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो वो रिजिड है नेचर। मुस्लिम कंट्री जो है उनका सेकुलरिज्म जो है वो किस प्रकार का है वो भी हम अध्ययन करेंगे, भारत के सेकुलरिज्म से उसका कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन एस्पेक्ट को आप बेसिकली एक एक करके हम चीजों को समझते हैं कि सेकुलरिज्म है क्या। तो मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म जो है वो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, तो हिंदी के लिए तो हिंदी में इस वर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड हम बार बार यूज करते हैं। इंग्लिश में एक ही वर्ड है सेकुलरिज्म के लिए, सेकुलरिज्म, दैट्स ऑल। हिंदी में दो वर्ड है सेकुलरिज्म के लिए, एक है धर्मनिरपेक्षता और एक है पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, ठीक है। एक मिनट आप वेट करेंगे, थोड़ा सा माइक को एक बार सिस्टमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं। अब 1 घंटे का टाइम था, चार्ज हो जाता है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता दें, आवाज आ रही है उनको प्रॉपर। ठीक,
ठीक है, देखो जैसे मैंने आपके डिस्कस किया है एक बात कि जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता के लिए दो वर्ड ऐड किए जाते हैं। एक तो धर्मनिरपेक्षता वर्ड है स्वयं में, एक और वर्ड ऐड किया जाता है जिसका नाम है पंथ निरपेक्षता, कि हम धर्म वर्ड को ही शामिल ना करें, हम पंथ को शामिल करें इसमें। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है वो सेकुलरिज्म है, और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में इसका विचार क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूंगा। ठीक है, हम सबसे पहले एक बात को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है, और हम धर्मनिरपेक्षता जो पढ़ने वाले हैं वो किस एस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है धर्म। निरपेक्ष का मतलब तो आप धर्म से अलग, धर्म से तटस्थ जो भी चीजें हैं उसको देख सकते हो, बट धर्म क्या है और किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम धर्मनिरपेक्ष बोल रहे हैं किसी भी देश को, वो हमें समझना है। तो इसके मान लो 4 डोमेन में डिसाइड करो कि किस किस आधार पर धर्म को देखा जाता है। ठीक है, पहला जो एस्पेक्ट है धर्म का मतलब यहां पर रिलीजन नहीं लिया है मैंने। एक बात ये आपको याद रखना है, यहां पर धर्म एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड के रूप में, या धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे और एस्पेक्ट हैं इसके। तो धर्म पहले देखेंगे हम नेचर के रूप में, स्वभाव के रूप में धर्म क्या है। एक धर्म वर्ड को हम ऐड करेंगे कर्तव्य के रूप में, कि एक ड्यूटी के रूप में धर्म क्या है। कुछ वर्ड्स आप बार बार सुनते आते हैं कि मित्र धर्म, पुत्र धर्म, ठीक है, मातृ धर्म, ये सारी चीजें, उस एस्पेक्ट में धर्म का मतलब क्या है। तो मित्र धर्म का मतलब मित्र का धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये मतलब नहीं होता। एस्पेक्ट को समझेंगे आप। ठीक है, और एक धर्म का मतलब होता है उसका आधार जो है पंथ, आप मान सकते हो, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय या कोई भी मजहब, इस एस्पेक्ट में हम धर्म को बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब, ये इसका पार्ट है। और एक चौथा एस्पेक्ट है धर्म का, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं साधना पद्धति। ठीक है, वर्शिप जो प्रोसेस है उसके बेसिस पर धर्म क्या है। तो देखो, पहला है स्वभाव, कि स्वभाव के आधार पर धर्म का क्या अर्थ है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो स्वभाव के आधार पर धर्म का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी घटक हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सभी का एक ना एक स्वभाव होता है, और उस स्वभाव के आधार पर ही वो क्या करते हैं, किसी कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं जैसे एक बात आपको बोलूं कि एक एस्पेक्ट है जल, तो जल का जो स्वभाव है, वाटर का जो नेचर है, वो क्या है। हम धर्म की एस्पेक्ट की अगर बात करें तो हम रखते हैं प्यास से, कि पानी का एस्पेक्ट जो है, जल का जो एस्पेक्ट है, जल का जो धर्म है, पानी का जो धर्म है, वो क्या है, प्यास बुझाना। ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनको हम किस स्वभाव में यूज करते हैं, तो वो है कि ये हमारी जो भूख है उसको शांत करने का काम करते हैं। एक ये धर्म का एस्पेक्ट है। तो आप सीधी सीधी बात समझ लो कि हम पानी, प्यास, भूख, ये सब फालतू की बातें यहां पर पढ़ने वाले नहीं। तो एक एस्पेक्ट धर्म का चला गया यहां पे। एक दूसरा एस्पेक्ट है धर्म का जो है कर्तव्य। मानव जीवन जो हमें मिला है, वो मानव जीवन का कर्तव्य क्या हो सकता है। हमारी डिफरेंट भूमिकाएं हैं, उनका कर्तव्य क्या हो सकता है, कि एज ए फादर आपका रोल क्या है, एज ए फादर आपकी भूमिका क्या है, और भूमिका में कर्तव्य भी जो है वो ऐड है।
आप अगर किसी से सच्चे मित्रता करते हो, आप किसी के अगर सच्चे मित्र हो, तो उस मित्र के प्रति भी आपका क्या होगा, कर्तव्य होगा। उसको भी धर्मा बोला जाता है। ठीक है, मित्र धर्म, ठीक है, पिता धर्म या पितृ धर्म या फिर पुत्र धर्म। ठीक है, वो क्या है, उसका मतलब धर्म का मतलब यहां पर ये एस्पेक्ट नहीं है कि पिता का धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम, वो एस्पेक्ट नहीं है। मजहब पंथ की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात कर रहे हैं। तो कर्तव्य की फॉर्म में धर्म जो है वो क्या एस्पेक्ट रखता है। जैसे देखो, आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता था। युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता था। अब धर्मराज किस एस्पेक्ट में बोला जाता था, उनका एस्पेक्ट एक ही था ना। ये तो नहीं था कि युधिष्ठिर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, किसी भी धर्म के बहुत कट्टर थे, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। बात एक सिंपल सी थी कि जो भी दायित्व थे युधिष्ठिर के, एक राजा होने के नाते, एक पति के नाते, एक पुत्र के नाते, एक भाई होने के नाते, ठीक है, वो सारे एस्पेक्ट को युधिष्ठिर ने क्या किया, पूरा किया। एक घटना को हटा लेते हैं। अब देखो, हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता है। ठीक, अब वो है कि द्वैत कीड़ा में उन्होंने अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया, वो एक्सेप्शन, उसको हटा दो। बट धर्मराज युधिष्ठिर को इसी रूप में कहा जाता है ना कि उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का स्पष्टता से और नैतिकता के साथ उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टर्म हो गया। और इसी में हम रखते हैं कि यहां पर ये धर्म जो है उसका क्या मतलब हुआ। तो धर्म का अर्थ जो है वो कर्तव्य से है। ठीक है, और इसमें और एस्पेक्ट आ सकते हैं कि मित्र धर्म, मान लो एक पुत्र होने के नाते आपका धर्म क्या है, वो सब एस्पेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। हमें ये भी एस्पेक्ट जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जो ये दो एस्पेक्ट बचे हैं ना, एक बचा है संप्रदाय, पंथ या मजहब, दूसरा बचा है साधना पद्धति। अब हमें इस तीसरे एस्पेक्ट को पढ़ना है कि जो पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है, उसके अनुसार धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर धर्म को देखोगे आप, तो धर्म का वही एस्पेक्ट है जो हम समझते हैं ज्यादातर कि ये हिंदू है, ठीक है, ये मुस्लिम है, ये मान लो सिख है कोई भी, ठीक है, ये ईसाई है, ये मान लो जैन है, बौद्ध है, जो भी बहुत सारे धर्म। ठीक है, हमें धर्मनिरपेक्षता को पढ़ना है इस वाले रूप में, पंथ के रूप में, संप्रदाय के रूप में, मजहब के रूप में, कि राज्य जो है वो कर्तव्यों का पालन तो करेगा ही ना। राज्य किसी के पुत्र धर्म पे, मित्र धर्म पे कोई रोक लगा देगा क्या? या फिर राज्य जो है वो किसी के स्वभाव पर रोक लगा देगा? नहीं। राज्य जो है वो इनको क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, एश्योरिटी ऑफ फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो धर्म निरपेक्षता का मतलब में जो वर्ड है ना हमारा सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष वर्ड जो है वो किस रूप में हमें पढ़ना है, उसमें जो धर्म जो है वो हमें इस रूप में पढ़ना है। एक और एस्पेक्ट है साधना पद्धति की बात अगर हम लोग करें तो साधना पद्धति में क्या आता है, ऐसी चीजें जो कैसी हैं, अलौकिक हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ना इहलोक, ठीक है, अलौकिक, ठीक है, और एक पृथ्वी लोक हो गया। ठीक है, तो जहां हम रह रहे हैं वो हमारा लोक है, और उस लोक से ऊपर की जो विषय वस्तु है, ठीक है, उस लोक से ऊपर के जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जिनके आधार पर हम चलना चाहते हैं, जो एक पर्टिकुलर आदर्श की ओर हमें ले जाते हैं। ठीक है, उसके एस्पेक्ट में भी हम धर्म को देखने का प्रयास करेंगे। तो धर्म के ये जो दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, धर्म के ये जो दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे।
पहला एस्पेक्ट क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, और दूसरा एस्पेक्ट है ये। तो इन दोनों रूपों में धर्म क्या है ये हमें पढ़ना है। ओके, तो यहां तक चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एस्पेक्ट क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हम जो एस्पेक्ट देखने वाले हैं बेसिक फॉर्म में, वो एस्पेक्ट क्या है आप समझो इसको। देखो, अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ धर्म के रूप में, कि इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, सॉरी, या फिर आप इस पॉइंट को और भी तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन, ठीक। देखो, एक टर्म को आप समझो। एक कंट्री है, सपोज करो इंडिया, भारत, और एक दूसरा कंट्री है, मान लो कोई भी मुस्लिम कंट्री ले लेता हूं मैं, जहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं है। मान लो मैंने एक दूसरा कंट्री ले लिया बी, पाकिस्तान, और एक कंट्री जो है वो क्या है, इंडिया है। अब अगर दोनों कंट्रीज की तुलना करूं, तो कंट्री ए मतलब इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम है। ठीक है, इंडिया में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, मतलब जितने भी मजहब हैं उन सभी को अपनी मजहबी जो गतिविधियां हैं वो करने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी भी एक पर्टिकुलर मजहब को, एक पर्टिकुलर धर्म को ना ही इन्फ्लुएंस किया जाता है, ना ही उसको वरीयता दी जाती है। सरकार की नजर में सारी चीजें जो हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, पहली बात। और ये जो कंट्री है इंडिया, तो क्या हो जाएगा, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री। भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई पंथ नहीं है। और एक दूसरा कंट्री है जिसको हम बोल रहे हैं पाकिस्तान। ये जो कंट्री है वो क्या है, नॉन सेकुलर। ठीक है, इसमें और भी कंट्रीज आ सकते हैं, ईरान भी आ सकता है इसमें। ठीक है, और सऊदी अरब भी आ सकता है। ठीक है, और सऊदी अरब वगैरह में भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या है, रिलीजियस बेसिस पर सही नहीं है। या हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म को वहां पर क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, और जो माइनॉरिटी वाले रिलीजन हैं उनको क्या किया जाता है, उनको शोषण किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन होगा। पहली बात, विभेद होगा। ठीक है, और क्या होगा, एक्सक्लूजन होगा। और एक्सक्लूजन के साथ साथ क्या होगा, परसिक्यूशन भी आप बोल सकते हो इसमें। ठीक है, परसिक्यूशन।
परसिक्यूशन भी होगा इसमें। ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट को आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ये ई है परसिक्यूशन। किसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसके बेसिस पर विभेद होगा, किसके बेसिस पर प्रतिरोध होगा, और किसके बेसिस पर क्या होगा, अत्याचार होगा, शोषण होगा। ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार। आधार क्या है यहां पर, परसिक्यूशन का, एक्सक्लूजन का, डिस्क्रिमिनेशन का। वो आधार है ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म के आधार पर लोगों के साथ विभेद करना, धर्म के आधार पर लोगों का प्रतिरोध करना, धर्म के आधार पर लोगों पर अत्याचार करना, उनका शोषण करना, ये नॉन सेकुलर कंट्री में होगा। अब आप खुद सोचिए, आप भारत में रह रहे हैं जो कि एक सेकुलर कंट्री है, और वहां पर धर्म के मामले में किसी व्यक्ति के साथ ना तो धार्मिक रूप से विभेद किया जाता है, ना ही धार्मिक रूप से प्रतिरोध किया जाता है, ना ही धार्मिक रूप से अत्याचार किया जाता है। तो यहां पर सभी धर्म क्या है, अपने आप को सेफ मान सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि जो भी धर्म, चाहे वो मेजोरिटी में है चाहे वो माइनॉरिटी में है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। किसके रेस्पेक्ट में, स्टेट के रेस्पेक्ट में। और अगर आप किसी नॉन सेकुलर कंट्री में होते और आप वहां की मेजोरिटी ना होके वहां के माइनॉरिटी ग्रुप में होते, माइनॉरिटी ग्रुप में होते, अल्पसंख्यक होते, संख्या में कम होते, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता डिस्क्रिमिनेशन भी, परसिक्यूशन भी और एक्सक्लूजन भी। ठीक है, तो आप ये चीज इमेजिन करके चलो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, तो जो यहूदी थे, यहूदी लोग, जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो यहूदी लोगों को, यहूदी वहां पर माइनॉरिटी में थे, तो यहूदी लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन किया जाता था। किसके टाइम पीरियड में, हिटलर के टाइम पीरियड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये नॉन सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल है, ना कि सेकुलरिज्म का। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर बात करो कि अभी करंट में जो कंट्री आपने सुना है इजराइल, ठीक है, अब इजराइल में मेजोरिटी ग्रुप कौन है, यहूदी हैं। अब इजराइल में जो मुस्लिम हैं या फिर जो क्रिश्चियन है, ईसाई, उन लोगों का क्या होता है, यही होता है, उन लोगों के साथ विभेद होता है, उन लोगों के साथ एक्सक्लूजन होता है, उन लोगों के साथ परसिक्यूशन होता है। तो इजराइल ऑल्सो नॉट ए सेकुलर कंट्री। इजराइल क्या है, एक नॉन सेकुलर कंट्री है। क्यों, क्योंकि वहां पर धर्म के आधार पर क्या किया जा रहा है, लोगों के साथ विभेद किया जा रहा है। हिटलर के टाइम पीरियड में यहूदियों के साथ विभेद किया गया था। ठीक है, किस बेसिस पर, ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब अगर हम सऊदी अरब की बात, इजराइल में क्या है कि ये पर्टिकुलर टर्म मैंने बता दिया। अब मैं अगर सऊदी अरब की बात करूं, तो सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम जो है, उनको ना तो मंदिर बनाने की, ना गिरजाघर बनाने की, ठीक है, ना बेसिकली अगर हम एक पर्टिकुलर टर्म बोलें कि सिख का जो वो है गुरुद्वारा बनाने की, इन सब की अनुमति नहीं है सऊदी अरब में। तो ये पर्टिकुलर टर्म है क्या, ये धार्मिक कट्टरपन है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। ये किसी धर्म विशेष के लोगों को क्या करना, परेशान करना, ठीक है, वो आता है नॉन सेकुलरिज्म में। तो आप सोचिए कि आप एक माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर होते और आप इजराइल जैसे देश में होते, आप सऊदी अरब जैसे कंट्री में होते, आप पाकिस्तान जैसे देश में होते, तो क्या आपको इतना बोलने की आज़ादी, इतना उड़ने की आज़ादी होती जो हम बोलते हैं सब लोग कि नहीं यहाँ तो ये शोषण हो रहा है, वो शोषण हो रहा है, ये सारी चीजें। आप एक बार ग्राउंड्स को देखिए कि क्या ग्राउंड चल रहे हैं। ठीक है, आप ईरान को देखिए, ईरान की स्थिति देखिए अभी पर्टिकुलर। ठीक है, अभी आप तुर्की की स्थिति देखिए,
कि तुर्की का जो सबसे पुराना जो चर्च था, ठीक है, सोफिया हेगिया, उसको क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद में। अब तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं, ठीक है। आप देखोगे कि फ्रांस ने 2010 में क्या हुआ कि दो लोगों ने फ्रांस में बुर्का पहनकर क्या कर दिया था, गोलीबारी कर दी थी। फ्रांस ने उसके बाद क्या किया, बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, स्त्री बुर्का नहीं पहनेगी पब्लिक प्लेस में। वहां पर आप मेट्रो में, बसेस में, पब्लिक प्लेस पर आप बुर्का नहीं पहन सकते। सिख लोग वहां पर पगड़ी नहीं पहन सकते, क्यों? क्योंकि धार्मिक कोई नहीं होगा वहां पे। सारे लोग क्या होंगे, तो बोलता है हमाम में सब नंगे हैं, सब लोग एक जैसे होंगे। कोई अलग एस्पेक्ट नहीं होगा कि ब्राह्मण है तो टीका लगा के घूम रहा है, सिख है तो पगड़ी बांध के घूम रहा है, ऐसा नहीं है। तो फ्रांस जो है वो नेगेटिव सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहा है आज के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अगर आप लेंगे उसको, ठीक है। आगे देखेंगे हम, ये इंट्रोडक्शन है कि सेकुलरिज्म को हम एक इमेजिन करो आप कि क्या है सेकुलरिज्म, और हमारा जो नॉन सेकुलर कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री से कैसे अलग हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जरूरी क्या है, अब मैं यहां पर आपको एक नोट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा चीजें। नोट क्या है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी जो है, ठीक है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक उदासीनता या धार्मिक तटस्थता भी आप इसको बोल सकते हो, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टर्म आप याद रखेंगे, रिलीजियस न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रिलीजियस न्यूट्रलिटी का मतलब ही क्या है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी का मतलब ही है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म बहुत जरूरी है, धर्मनिरपेक्षता बहुत जरूरी है किसी भी एस्पेक्ट में, ठीक है। और अगले टर्म की तरफ चलेंगे। अब हम आते हैं सेकुलरिज्म की बेसिक डेफिनेशन। आप बस टॉपिक से जुड़ने का प्रयास कीजिए कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आप पूरा उसको एसिमिलेट कर लो, ठीक है। बस अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रटने से और मेमोराइज करने से चीजें बनने वाली हैं। सेकुलरिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है, वो है सेपरेशन ऑफ स्टेट, सॉरी, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, ये इसका टर्म है। राज्य से धर्म क्या होगा, पूरी तरह से अलग होगा। धर्म राज्य से अलग है, राज्य धर्म से अलग है, दैट्स ऑल, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे हम वेटिकन सिटी की बात करें जहां से पोप वगैरह की जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहां पर पोप जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, राजा हो जाता है। और किस एस्पेक्ट में वो राजा है, तो उसके राजा होने का एस्पेक्ट क्या है कि वो इस पर एक पर्टिकुलर धर्म से आ रहा है। क्या हुआ है, अच्छा, ठीक है। अब इसमें एक टर्म हम लोग और ऐड करते हैं। हेलो जनाब जी, सेपरेशन ऑफ रिलीजन कैसे हो सकता है, तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन ऐसे हो सकता है, वो एक टर्म है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जब आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि राज्य जो है वो धर्म से क्या है, अलग है। उसके लिए सभी धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर टर्म क्या है, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन
प्रोवाइड्स, जहां पर जो संविधान है वो प्रोवाइड करता है क्या? इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन एज दे वांट, जैसा वो चाहते हैं वैसे रिलीजियस प्रैक्टिस हो, उनको रिलीजियस एस्पेक्ट को वो कर पाए, ठीक है, जैसा वो चाहें। आप जिस भी धर्म से आते हो उस धर्म की जो भी धार्मिक गतिविधियां आप उनको करो जोर शोर से, धूमधाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये एक सेक्युलर कंट्री की विशेषता है, ठीक है। और अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें, एस्पेक्ट को और लेंगे, ठीक है, भारत में सेक्युलरिज्म विद्यमान है, ठीक है, या भारत ने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, अडॉप्टेड इन इंडिया। उसके एस्पेक्ट को समझिए आप। इंडिया में सारे क्लासेस माइनॉरिटी में नहीं है। इंडिया में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मेजॉरिटी में है, जिसको हिंदू बोलते हैं हम, ठीक है। तो भारत ने क्यों अपनाया सेक्युलरिज्म को, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि कोई भी मेजॉरिटी वाला ग्रुप माइनॉरिटी वाले ग्रुप को दबा ना पाए, उनका शोषण ना कर पाए, उनके साथ विभेद ना कर पाए, इसी वजह से हमने अपनाया है सेक्युलरिज्म, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म की, तो भारतीय संविधान जो है उसका आर्टिकल 15 उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। और इसमें एक ग्राउंड क्या है? रिलीजन भी, कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब से भारत का संविधान लागू हुआ तभी से ये चीज लिखी गई। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो प्रियम्बल है, उसमें 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया? ये सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसको हाईलाइट किया गया उस पर्टिकुलर टर्म में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 जो है, अनुच्छेद 16, वो भी क्या करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, किसको? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकार जो भी रोजगार निकालेगा उनमें सभी को क्या है? समान अवसर हैं। इसका मतलब क्या है? रिलीजन की कोई बात उसमें नहीं की गई है, धर्म के आधार पर कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है, यहां पर भी नहीं है विभेद, ठीक है। आप देखोगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो है मूल अधिकारों का, वो क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है भारत के सभी नागरिकों को। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ये स्टेटस बता रही हैं कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक है। एक और एस्पेक्ट है, उसको हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक और कंसेप्ट है, उसको समझेंगे हम लोग, रिलीजियस रिलीजियस टॉलरेंस। धार्मिक सहिष्णुता। और धार्मिक सहिष्णुता क्या है? तो धार्मिक सहिष्णुता का मतलब यह है कि आप चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, ठीक है, दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन सभी लोगों के लिए आप क्या होंगे? एक मानव होंगे, ठीक है।
हम आपको धार्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टर्म कि हम जहां भी रहते हैं, ठीक है, मान लो ये भारत है और भारत में के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, ठीक है, चाहे वो सिख हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, जो भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किससे, ठीक है, हमें मतलब इस बात से है कि हमारे लिए इस भारत देश में रहने वाले सभी लोग क्या हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं। और हमारा धर्म चाहे जो भी है, हमें दूसरे के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता अलग है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता अलग है, ठीक है। उसके धार्मिक जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो अलग हैं, हमारे धार्मिक रीति रिवाज क्या हैं, वो अलग हैं। तो उनको ना हमें मिलाना है और ना ही हमें क्या करना है, ना ही हमें उनको एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करना है, ठीक है। हम क्या हैं, किसी चीज को हम टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी में हैं या आप मेजोरिटी में हैं तो आप अपने ही धर्म को लेकर चल रहे हो। दूसरे का भी धर्म है, उसकी भी कुछ क्या है, प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी उसने अपनाया है, तो आप भी उन्हीं एस्पेक्ट को लेकर चलो। टॉलरेंस की भावना रखो, सहिष्णुता की भावना रखो, किसी भी धर्म के प्रति हीन भावना न होना, ठीक है, किसी भी धर्म के प्रति हीन भावना का न होना, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव की भावना का न होना, ये सब क्या है, ये सब रिलीजियस टॉलरेंस है, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप इनको कंसिडर कर सकते हो एज ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब हम अगले वाले टर्म की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि जो रिलीजन है उसको स्टेट से अलग करना क्यों जरूरी है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे अब हम लोग। तो सब लोग प्रॉपर, ठीक है, जुड़े हुए हैं 5 लोग, ठीक है, बेहतर। ठीक है, क्वेश्चन है जो हमें पढ़ना है, व्हाई इज इट टू इम्पोर्टेंट, why is it too important to separate religion from state, राज्य से धर्म को अलग करना क्यों जरूरी है, ठीक है, why it is important to separate religion from state। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों जरूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो इस क्वेश्चन का एस्पेक्ट ये है कि अगर हम लोकतांत्रिक राज्य हैं और लोकतांत्रिक राज्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें जो भी वोटर्स हैं उनके द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और जनता की भागीदारी होती है निर्णय लेने में, ठीक है, नीति निर्माण में या नीति क्रियान्वयन में, उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर हम धर्म को राज्य में लाएंगे, सम्मिलित कर लेंगे, तो लोकतंत्र की भावना रही कहां गई, ठीक है। यहां पर तो अब राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं,
लोकतंत्र में तो जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए कार्य करना सरकार का ड्यूटी है। अब यहां पर एक रिलीजन को क्या दिया जा रहा है, ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिकली इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट सुनिए आप। पहला एस्पेक्ट ये है, लोकतांत्रिक रूप से आवश्यक है ये, और आपको याद रखेंगे इस बात को कि भारत भी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सभी जो क्लास है वो कैसे होते हैं, इक्वल, क्योंकि वहां पर एक मत का मूल्य एक होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, जो भी है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहला आंसर आपका यहां हो जाएगा कि डेमोक्रेटिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, पहला एस्पेक्ट। ठीक है, अब दूसरे एस्पेक्ट को अगर हम रखें तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि मान लो कोई देश है जहां पर धर्म ए और धर्म वी, दो धर्म ही ले लेते हैं, या फिर मान लो तीन धर्म ले लेते हैं, धर्म सी, तीनों को ले लो, धर्म ए, धर्म बी और धर्म सी। ये जो ए धर्म है वो है बहुमत में, बहुमत मतलब मेजोरिटी में इनकी संख्या ज्यादा है, और धर्म बी और सी जो हैं दोनों वो क्या है, अल्पमत में है या अल्पसंख्यक है। ठीक है, संख्या में कम है। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया माइनॉरिटी। तो एक ग्रुप है मेजॉरिटी और एक ग्रुप है क्या, माइनॉरिटी। तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि अगर मेजॉरिटी को पावर एक्सेस दे दिया जाए तो ये जो मेजॉरिटी है वो कंट्रीज के रिसोर्सेज का यूज अपने फायदे के लिए नहीं करेगी? इस बात की संभावना है या नहीं है? आप खुद सोचो कि इफ मेजॉरिटी रिलीजन गॉट एन एक्सेस टू पावर, then it may be very possible, that majority can drain the resources in the favor of majority group, जो भी पर्टिकुलर ग्रुप है, कि मेजॉरिटी ग्रुप के फेवर में, बहुमत का जो समूह है उसके फेवर में वो देश के संसाधनों का क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। ठीक है, और जब वो संसाधनों का यूज कर लेगी, सत्ता में आने पर संसाधनों पर अधिकार कर ले, बिल्कुल संभावना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो भारत में जो सरकार बनती है उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स तो हिंदू ही हैं, और जो बनने वाली सरकार है वो क्या करे, हिंदुओं के ही एस्पेक्ट में काम करे, और बाकी जो रिलीजन रह गए, सिख रह गए, क्रिश्चियन रह गए, मुस्लिम रह गए, उनको क्या करे, परसुकेट करे, तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? आप खुद सोचो। ठीक है, तो सत्ता में आने के बाद संसाधनों पर अधिकार ना करने पाए बहुमत समूह, और जो भी अल्पसंख्यक रह गए ना, उनके साथ विभेद ना हो, उसके लिए जरूरी है रिलीजन का स्टेट से सेपरेट होना। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, पहला एस्पेक्ट मैंने क्या बताया, पहला एस्पेक्ट बताया कि लोकतांत्रिक रूप से जरूरी है, कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और जनता कोई एक ग्रुप नहीं होती, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं होती, क्योंकि जनता क्या होती है, होलिस्टिक अप्रोच है, एक होलिस्टिक टर्म है जनता। और लोकतंत्र में नीति निर्माण, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग और नीति क्रियान्वयन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, इन दोनों में जनता की भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है। और एक ग्रुप अपर है और एक ग्रुप अगर लोअर है तो पार्टिसिपेशन इक्वल होगी क्या? नहीं होगी ना। तो लोकतांत्रिक रूप से बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि देश जो है, उस देश में एक ग्रुप मेजॉरिटी है, एक ग्रुप माइनॉरिटी है, तो अगर मेजॉरिटी ग्रुप को ही सत्ता मिलेगी हमेशा, ये देखो, अब हमेशा याद रखो, 100 लोग हैं एक देश में, और 100 लोग में से 70 लोग कैसे हैं, एक ग्रुप के हैं,
और 10 लोग दूसरे ग्रुप के हैं और 20 लोग तीसरे ग्रुप के हैं, तो हमेशा सत्ता कौन बनाएगा? हमेशा सत्ता 70 वाले बनाएंगे, क्योंकि 100 में सत्ता 51 पर बन रही है। ये तो मिलकर भी सत्ता नहीं बना पाएंगे 20 और 10 वाले। तो सत्ता हमेशा आनी मेजोरिटी के हाथ में ही है। तो मेजोरिटी के हाथ में सत्ता आ गई तो माइनॉरिटी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सॉरी एग्जीक्यूशन एक्सक्लूजन नहीं करेगा उनका। तो जब एक्सक्लूजन करेगा तो उसको रोकने के लिए हमें क्या जरूरी है? ये पर्टिकुलर टर्म जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। उम्मीद है कि चीजों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। कल हम क्या करेंगे, ये जो एस्पेक्ट है हमारे, उसको हम दूसरे कंट्री से हम तुलना करेंगे कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो दूसरी कंट्री के सेकुलरिज्म से कैसे अलग है। ठीक है, और किन किन एस्पेक्ट को भारत के सरकार द्वारा, भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया है कि भारत में सेकुलरिज्म की भावना जो है वो बनी रहे। और भारत के सेकुलरिज्म को एक बेहतर सेकुलरिज्म का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अमेरिका भी अपने आप को सेकुलरिज्म कहता है। लेकिन अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूएसए के, उन्होंने अपने हाथ में क्या है, बाइबल को लेकर एक, वो बोल सकते हैं कि धार्मिक एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, यूएसए के डॉलर पे आज भी, अगर आप डॉलर को देखोगे, वो मैं कल बताऊंगा चीजें, डॉलर पे आज भी क्या लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित एस्पेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इन गॉड बी ट्रस्ट, इन गॉड बी ट्रस्ट लिखा हुआ है डॉलर पे। और इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि वहां पर भी एक पर्टिकुलर टर्म को क्या किया जा रहा है, रेटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, वो आगे की बातें हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।